नमस्कार, मैं नामिका धीमान। स्वागत है आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज़ में। तो अब वो समय आ गया है जिसका देशवासियों को बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था। जी हाँ, 5 राफेल की जो पहली खेप है वो अंबाला की सरजमी पर पहुंच चुकी है। ये बहुत ही गर्व की बात है अंबाला वासियों के लिए, बहुत ही खुशी की बात है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राफेल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे भारत सरकार ने फ्रांस से खास तौर पर युद्ध के लिए चुना है और 2016 में भारत सरकार ने राफेल को 60,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल की डील की थी और अब वो समय आ गया है कि जो 5 राफेल हैं वो भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, और इसी खास मुद्दे पर इन्हीं सवालों को लेकर कि आखिरकार जो अंबाला वासी हैं, अंबाला वासियों के जहन में ये एक सवाल उभर कर आया है। सबके जहन में ये सवाल है कि आखिरकार अंबाला की एयरबेस स्टेशन हैं जो उन्हीं को इन राफेल के लिए क्यों चुना गया है। भारत में और भी बहुत से एयरबेस स्टेशन हैं जो बड़े, इससे भी बड़े, अंबाला एयरबेस स्टेशन से और भी बड़े एयरबेस स्टेशन हैं, वहां पर क्यों नहीं इन पांच राफेल को उतारा गया? आखिरकार अंबाला की धरती पर ही क्यों? तो इन सवालों को लेकर और भी इससे जुड़ी जानकारी को लेकर आज हमारे साथ जो हमारे भूतपूर्व वायु सैनिक हैं जसमेर चंद जी जंडली वाले और एडवोकेट हैं, और साथ ही हमारे एमडी तेजेंद्र सिंह वालिया जी इस खास मुद्दे पर आपसे जानकारी शेयर करेंगे। और अभी खास चर्चा को लेकर अगर आपका कोई सवाल होगा, कोई जानकारी है आप या फिर कोई राय है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लगातार हम आपके साथ लाइव होकर, हमारे जो शिल्पी रिपोर्टर हैं वो भी आपके साथ लाइव होकर आपसे जानकारी शेयर कर रही हैं, अपडेट दे रही हैं टाइम टू टाइम। और हमारे जो अरविंद सूरी जी हैं वो भी हमें इन जानकारियों से जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, फोटोज जो भी हैं हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हम ऐसे ही और भी जानकारी आपसे शेयर करते रहेंगे। तो अभी लाइव की चर्चा स्टार्ट होने जा रही है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं जसमेर सर का मैं स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियो में, और हमारे एमडी तेजेंद्र सिंह वालिया जी इस लाइव चर्चा को शुरू करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका। जैसा कि अभी हमने बात की राफेल के बारे, राफेल 5 जहाज लड़ाकू विमान अंबाला की धरती पर पहुंच चुके हैं। जसमेर जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, वायुसेना में आपका बहुत योगदान रहा, कई साल आपने वायुसेना की सर्विस की, पूरे हिंदुस्तान का आपने भ्रमण किया इस दौरान। तो सबसे पहले मैं राफेल के बारे थोड़ी जानकारी दीजिए, उसके बाद हम आगे और बात रखें। देखिए वालिया साहब, जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2016 में भारत सरकार का और फ्रांस सरकार का एक मुआहदा हुआ था जिसके अंतर्गत 36 राफेल जी, जो कि एक लड़ाकू विमान है, उनको भारत आना है, यानी कि उनकी परचेज की गई। और पहली खेप आज के दिन अंबाला कैंट के वायुसेना स्टेशन पर वो 5 राफेल उतर चुके हैं जी। ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए एक खुशी की बात है कि हमारे भारतीय वायुसेना के विमान में बेड़े में जी ये 5 राफेल विमान जुड़े। अब ये 5 राफेल विमान जो आए हैं, इनमें 2 सीटर हैं जी और 3 1 सीटर जी। 2 सीटर विमान वो होते हैं जिनमें दूसरे पायलट्स को ट्रेन किया जाता है राफेल विमान को उड़ाने के लिए, और सिंगल सीटर वो है वो स्ट्रेट वे किसी भी युद्ध के क्षण में तैयार होते हैं लड़ने के। तो ये जो 5 राफेल आए हैं उस 36 विमानों के कॉन्ट्रैक्ट के चलते पहली खेप आई है ये। और ये जो मुद्दा और ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वहाँ से यहाँ लाने की इन एयरक्राफ्ट को, ये 17 गोल्डन एरो वो है संस्था जी, उसको सौंपी गई, क्योंकि उसमें सभी ऐसे पायलट्स को लिया गया है, भारत के पायलट्स को जो कि इस विमान को उड़ाने की क्षमता रखते हैं। उनको फ्रांस में इसकी बाकायदा एक प्रशिक्षण दिया गया जी। तो वो इस खेप को लेकर आ रहे हैं। फिर जब ये यहाँ पर पूरे आ जाएंगे या जितनी मात्रा भारत सरकार चाहेगी आ जाएगी, तो फिर और पायलट्स को इनमें ट्रेनिंग दी जाएगी जी।
अब इसके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 17 गोल्डन एरो, वे हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जी। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह भारतीय वायुसेना में एक नामी वकील हैं, ना सॉरी वो पायलट हैं। ये MiG-21 के भी एक्सपर्ट हैं, सुकोई 30 MKI विमान के भी एक्सपर्ट हैं जी। और आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि 23 सितंबर 2008 को जब जी। ये MiG विमान 21 MiG-21 जी। उड़ा रहे थे तो उसमें एक तकनीकी खराबी आई जी। तो उस तकनीकी खराबी के चलते, क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना में एक चीज़ अहम है, एक कहावत है कि एयरक्राफ्ट भले ही चला जाए लेकिन पायलट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पायलट की जान जो कीमत है उसका कोई मोल नहीं होता। एयरक्राफ्ट फिर आ जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे। ठीक सर। लेकिन ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस MiG-21 एयरक्राफ्ट को सेफ लैंडिंग करवा दिया। खराबी होने के बाद बिल्कुल सेफ लैंडिंग करवा दिया, एयरक्राफ्ट को बर्बाद होने से बचा लिया। उसके इनको शौर्य चक्र मिला, शौर्य चक्र विजेता। तो वो कमांडिंग ऑफिसर हैं इस फ्लाइट के, जो उस खेल के, जो कि वहां से आज हमारे अम्बाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन में उतरे। हाँ जी जी। इनकी वाइफ भी हैं, यहाँ विंग कमांडर हैं अम्बाला सर्विसेज में हैं जी। हाँ जी। तो इसकी काफ़ी खासियतें हैं। राफेल जो हमारे बेड़े में शामिल हुआ, इसकी कई खासियतें जी। और वो खासियतें हैं कि इसकी जो टॉप स्पीड है जी वो 1380 किलोमीटर पर आवर है। 1380 किलोमीटर पर आवर, उसको ट्रेंडिंग स्पीड बोलते हैं जी। ट्रेंडिंग स्पीड ये जाते हैं 2200 से लेकर 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जी। लेकिन उसको ट्रेंडिंग स्पीड है वो 1380 किलोमीटर पर घंटा है जी। और इसकी जो मारक शक्ति है जी। ये 3700 किलोमीटर तक मार कर सकता है। 3700 किलोमीटर पेनेट्रेट कर सकता है दुश्मन की टेरिटरी में। 3700 किलोमीटर तक ये पेनेट्रेट करता है और 10 घंटे हवा में रह सकता है। 10 घंटे लगातार विदाउट इंजन लिए, जो भी इंजन है फ्यूल के साथ एक बार इसका पूरा रिफ्यूलिंग हो जाए, टैंक फुल हो जाए, तो 10 घंटे ये हमारे हवा में रह सकता है और हमारे देश की रक्षा कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, 10 घंटे है इसका वजन इसका है 9979 किलो जी। 9900 यानी कि 9 टन। हाँ जी। ठीक है, 9 टन 9 क्विंटल 79 किलो इतना वजन है। और इससे ऊपर तुर्रा ये है कि ये कोई लगभग 24,500 किलो जी का वजन लेकर उठता है। 24,500 किलो का वजन लेकर। इसका खुद का जो वजन है 9,979 किलो है जी। 24,500 किलो वजन लेकर उठता है ये। क्या बात जी। और वो 24,500 किलो जो वजन होता है वो क्या है जी। वो मिसाइल्स हैं जी। बॉम्ब्स हैं जी। जितना भी आर्मरी है इसका फ्लाइंग आर्मरी इसको लेके उड़ता है जी। और इस सारे साजो सामान के साथ दुश्मन जो है थर्रा होता है। राफेल का आगमन हमारे भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा असेट है, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिन है आज का ये जी। और ये जो 3 विमान हैं इनको तो लद्दाख में तैयारी की जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ से 5 में से 3 तो हमारे इस बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं जी। इनकी जो औपचारिक शामिल होना है जी। 8 अक्टूबर जो है हमारा भारतीय वायुसेना का दिवस होता है। 8 अक्टूबर को मनाते हैं और जब ये बेड़े में शामिल हो ही गए हैं, एक फॉर्मेलिटी है थोड़ी बहुत ही, तो ये 3 वायुयान तो हो जाएंगे लद्दाख की सीमा पे तैनात। ये मेरा एक रीडिंग है, भी हो जाना चाहिए ऐसा। ठीक है जी। और इस एयरक्राफ्ट की जो विशेषता है जी। वो ये है कि एक भी डिफेंस करता है, दूसरा ये अटैक भी करता है। डिफेंस और अटैक जी। ये 2 क्षमताएं कि अगर मैं तो कोई भी हवाई जहाज है उसने अटैक करना है, हमला कर देना है, ये डिफेंस भी करता है। यानी कि अगर प्रतिद्वंदी या दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट
या कोई भी ऐसा अटैक है तो उसको ये डिफेंड भी करता है, जी उसकी मारक शक्ति को ये क्षीण कर देता है। इसमें एक ये भी क्वालिटी है। अब इसके आगे और जो मैं आपसे बात कहूँ कि जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आज आपको आपके इस मीडिया के, आपके इस दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से जी पूरे भारत से या पूरे विश्व से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके इस चैनल को मेरे ख्याल में विश्व तौर पर देश विदेश में भी देखा जा रहा है। तो आप सब एक बात नोट कर लीजिए, मैं आपको आज एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो भारत के पायलट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। जी किसी भी देश के पास इतने अच्छे पायलट नहीं है जितने कि भारतीय वायुसेना में है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे दूं जी कि 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर युद्ध किया था तो उस समय 3 दिसंबर 1971 को हमारे पास नेट एयरक्राफ्ट थे। नेट एयरक्राफ्ट आप जानते, नेट एयरक्राफ्ट इस कमरे में आ जाता है जी, इस कमरे में, और आप उसके ऊपर वो बाहर रख के खड़े हो जाते हैं, इतना ऊंचा था वो जी। वो नेट एयरक्राफ्ट जो है उसमें ऑर्फियस इंजन फिट था जी। वो क्या होता है थोड़ा? उस इंजन का जो नाम है ऑर्फियस है। ऑर्फियस ऑर्फियस जी। वो ऑर्फियस इंजन उसमें फिट था जी। और वो यूके का बना हुआ है, इंग्लैंड का जी। तो यूके ने उन एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया था, नकारा कर दिया था, क्योंकि उसमें एक खराबी आ गई जी कि जब वो एरोबैटिक्स करता था, आप जानते हैं एरोबैटिक्स, हवा में जहाज उठता है तो वो यूँ पलटियाँ खाता है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे, इसको एरोबैटिक्स कहते हैं। तो जब एरोबैटिक्स में वो डाइव करता था, मतलब नीचे आता था नोज डाउन जी, उसमें स्पिनिंग आ जाती थी, तो घूमना शुरू कर देता था और घूमता घूमता जमीन में घुस जाता था। ठीक। तो वो जो डिफेक्ट था, टेक्निकल डिफेक्ट, वो कोई भी इंजीनियर जी इंग्लैंड का उसको ठीक नहीं कर पाया। तो भारतीय हमारी सरकार ने वो नेट ले लिए सारे, जितने भी उनके जितने वो डिस्कार्ड कर रहे थे। जी। ये मैं अपने ज्ञान के अनुसार बता रहा हूँ, इसके दस्तावेज कोई मत मांग जाना, क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज होते हैं। जी। वो नेट हमारी भारत सरकार ने ले लिए। अब देखिए, मैं टेक्निकल ब्रांच से जी। 3 मार्च 1975 को मैंने जो इंजीनियरिंग कोर्स पास किया भारतीय वायुसेना में, मैं भारत में प्रथम रहा। बहुत बड़ी बात है। और मुझे ट्रॉफी मिली हुई है। तो आई वॉज द बेस्ट इन माई ट्रेनिंग। सो आई वॉज जज। जी। सो ये भी अम्बाला के लिए गर्व की बात है, हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए। 3 मार्च 1975 को एयर मार्शल पंडित उस वक्त जो थे, उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी है। वो रोलिंग ट्रॉफी आज भी एयरफोर्स स्टेशन ताम्रम, मद्रास, तमिलनाडु में जी, जैसे आप एंटर करते हैं गेट में, वहाँ पर सजी हुई नाम लिखा हुआ मेरा उसको। बहुत बड़ी बात है। तो जी, तो भारतीय वायुसेना के जो तकनीकी विभाग है ये भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत बड़ी बात है जी। ये हम आपको बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ है, ये फैक्ट्स हैं। और जब वो भारतीय वायुसेना ने ले लिए विमान जी, तो उसमें जो स्पिनिंग आती थी ऑटोमेटिकली, हाँ जी, उसको दूर कर दिया, हमारे हिंदुस्तान के, उसको दूर कर दिया, आप जैसे जो वहाँ पे इंजीनियर थे, उसको दूर कर दिया। बहुत बढ़िया, जो इंग्लैंड में नहीं हुआ, नहीं, उसको दूर कर दिया। तो फिर हमने उस एयरक्राफ्ट को 1965 में भी इस्तेमाल किया। हमने उस छोटे से एयरक्राफ्ट को जी, उसकी मैनवरिंग जो है, मैनवरिंग शब्द है हम्म, जो हवा में युद्ध कौशल होता है ना, जी, हवा में मैनवरिंग, जैसे यूं मुड़ जाता था वो, छोटा सा जहाज था वो, उसको यूं नहीं पता था कहाँ से कहाँ चला गया, मैनवरिंग बहुत तेज थी। सो वो एयरक्राफ्ट 1971 में 3 दिसंबर 1971, एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के बाद सैबरे जेट थे जो अमेरिका द्वारा दिए गए जी, और सैबरे जेट का बहुत आतंक था। तो वे सैबरे जेट हैं पाकिस्तान के बाद, इतना उनके पास युद्ध कौशल है, इतना उनके पास बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट है, वारफेयर के इक्विपमेंट है, बड़े बड़े अच्छे टैंक हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं। हमारे पास वो एक
वो भी था, माइक नेट जहाज था, माइक और भी जहाज थे, MiG-21 है, और भी कई एयरक्राफ्ट थे। पूरा हमारा सर लैश था, कैमरे पे, हाँ जी हाँ जी, पूरा लैश था जी। लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट थे जी। वो 3 पायलट मेरे एयरफोर्स स्टेशन से उड़े। हम्म। कहाँ से? आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? एयरफोर्स अकेडमी। कौन सी जगह? एयरफोर्स अकेडमी, एयरफोर्स हैदराबाद, अकेडमी हैदराबाद से। जो कि एशिया की सबसे बड़ी अकेडमी, जी सर। सबसे बड़ी एयरफोर्स अकेडमी है। जी। 5650 एकड़ में फैली। जी। उसके दरवाजे हमने ही पहले खोले। 16 जनवरी 1971 का उसका उद्घाटन हुआ था, और 129 देशों से वहाँ प्रतिनिधि आए। 129 देश के जो वहाँ प्रतिनिधि आए थे, वहाँ पे आए थे। क्या बात है। प्रतिनिधि आए थे। बहुत बड़ा एयर शो था वो जी। 16 जनवरी 1971 को। अब वहाँ पर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, हमारे दिनों पायलट्स की ट्रेनिंग होती थी जी। और आजकल वहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है। जी। तो वो एयरफोर्स अकेडमी एशिया की सबसे बड़ी अकेडमी है, और वहाँ प्रशिक्षण केंद्र है वो। तो वहाँ के जो पायलट थे वो, उनकी ड्यूटी लगी, वो 3 एयरक्राफ्ट लेकर वो गए। उसमें एक फ्लैट लेफ्टिनेंट मसी थे, मैं नाम दे देता हूँ, दोबारा रिपीट करें। फ्लैट लेफ्टिनेंट मसीह। हाँ जी। एक मुझे याद है कोऑर्डिनेटर पेरू बंदरे, पेरू, एक और है, तीन थे जी। उन 3 पायलट्स ने सैबर जेट के मुंह मोड़ दिए, जो पाकिस्तान से चले थे, पठानकोट पे घेर के वहीं मार गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट जी। और फिर उनके वो तीनों एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो गए, हमारे पायलट्स के जी। उनको बेल आउट करना पड़ा, और वो गिरे जाकर पाकिस्तान सीमा में। तीनों हमारे पायलट जो तीनों को ही प्रिजनर बना लिया गया था। आप चाहे पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन वो तीनों ही जाबाज पाकिस्तान की कैद से छूटकर भारत आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आपने अपने बूते पे आए, अपने बूते पे आए, उनके सारे सुरक्षा चक्रों को तोड़ते हुए वो बहादुर, और उनको वीर चक्र प्रदान हुआ जी। तीनों पायलट्स को। वो फख्र की बात है कि मैं उस एयरफोर्स स्टेशन पर जहाँ ये तीनों जाबाज थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सारी इतनी मैंने आपको बातें बताई कि भाई ऐसा है कि कोई भी एयरक्राफ्ट भारत में आ जाए जी, हमारे पायलट इतने सक्षम हैं, इतने निपुण हैं, इतने कौशल हैं उनमें कि वो किसी भी एयरक्राफ्ट को जी इस ढंग से चला सकते हैं कि दूसरे देश वाले पायलट शायद। बहुत बढ़िया। अरे आज जब हम नेट से काम ले सकते हैं तो राफेल है, इसके तो पता नहीं पैरामीटर्स कितने बड़े बड़े हैं। ये हमारे पायलटों के हाथ में, तो हम तो वैसे धुआं निकालते हैं आसपास। ब्रह्मास्त्र है ये एक वायु सैनिक के लिए, ब्रह्मास्त्र है राफेल। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब हमारे कौशल में एक बढ़ोतरी हुई है। हम अनामिका जी, हमारे कई दर्शक भी कुछ पूछ रहे हैं, आप बताइए। हमारे पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हमारे जो युजूर कोहली जी हैं, सबसे पहले तो बात ये है सर कि अंबाला वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत उन्हें गर्व है कि अंबाला में ये जो 5 राफेल की पहली खेप है वो उतारी गई है। सर मेरा एक आपसे सवाल है, अंबाला वासियों के जहन में भी ये सवाल है, अभी मैंने अपने दर्शकों से ये बात की थी कि भारत देश में और भी बहुत अंबाला से बड़े कहना चाहते हैं कि अंबाला स्टेशन को ही क्यों चुना गया इनको यहाँ पर लाने के लिए? जी, ये मेरा सवाल था पहले भी। मैं जवाब देता हूँ। जी देखिए, ऐसा है कि हमारी जो सीमाएं हैं चीन की और पाकिस्तान की, जिसको हम दुश्मन की सीमाएं कहते हैं, हमारे जो पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर के पास जो एयरफोर्स स्टेशन है, जैसे कि आदमपुर हुआ, जैसे कि हलवारा हुआ, तो जो ये हमारा अंबाला है, ये स्ट्रेटेजिकली आप बस शब्द को समझिए, स्ट्रेटेजिकली एक ऐसे स्थान पर स्थित है कि एक तो हम यहाँ पर दुश्मन की गिरफ्त या दुश्मन की मार से दूर पड़ जाते हैं, इतनी जल्दी से वो नहीं आ पाते। दूसरा, हम यहाँ से वहाँ जाने में बहुत कम समय लगता है जी। हम एक ऐसे भौगोलिक स्थिति में बने हुए
एयरपोर्ट पर इन विमानों को उतारा, मेरी जो अपनी जी जो मेरी सोच है मैं उसके अनुसार कह रहा हूँ, इसलिए उतारा कि यहाँ पर इसकी खेप जो पहली आई है, इसका जो स्क्वाड्रन यहाँ बनेगा जी ये बहुत सुरक्षित होगा, और यहाँ से हम सामरिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित हैं, और उस सामरिक दृष्टि की सुरक्षा के कारण ही हमने अम्बाला चूज किया, एयरफोर्स स्टेशन को चूज किया। जी। इसके आगे चूज करते वो अधिक दूर पड़ जाते, जी। इसके नजदीक करते तो वो काफी नजदीक प्रोन हो जाते जी। खतरे के। इसलिए दुश्मन अम्बाला के- ऐसा चुना गया जी। कि ये सुरक्षित इसमें वकील साहब एक चीज और है, यहाँ से जो लाहौर बॉर्डर पड़ रहा है वो 260 किलोमीटर पड़ता है, जी। जो चाइना का अगर हिमाचल के जो बॉर्डर पड़ रहा है वो सिर्फ 300 जी, किलोमीटर हाँ, पड़ता है, जो 10 मिनट की कहते हैं सिर्फ मार है यहाँ से। कुछ भी नहीं है। तो ये इस वजह से भी तो दूसरा ये है कि अब इसके अंदर ना कुछ मिसाइल फिट करें, तो भारत ने खुद अपनी मिसाइल बना के फिट कर रहा है, जी बड़ी घातक मिसाइल, इंडिया की है। हाँ, बहुत खतरनाक मिसाइल जो है वो हमारे यहाँ के ही जो इंजीनियर्स हैं जी। उन्होंने तैयार किया। एक हमारे वकील साहब कोई यूज़र हैं हमारे जी। जो व्यूअर्स हैं, बहुत बढ़िया वो कमेंट्स कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम टाइम टू टाइम वो लाइव भी करते हैं। अम्बाला के लिए गर्व की बात है कि जगुआर भी सबसे पहले यहीं आया था। जी। सर एक सवाल है, रफेल विमान तो आएंगे, इनके जो हथियार, अभी वही जो आप बात कर जी, रहे जी, थे, जी। इनके जो हथियार होते हैं क्या वो आने अभी बाकी हैं, और इसका ट्रायल कैसे कहाँ होता है, इसके बारे थोड़ी जानकारी। जी, ये जो वहाँ से खेप आई है ये उसके साथ लैस होकर आए हैं, जी और जो एक मिसाइल हैमर मिसाइल जी जो हमने लगानी है जी। वो खुद हमने लगानी है, ठीक है ना जी? जी बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो कालांतर में वहाँ से जी चल चुके हैं, वो यहाँ पहुँचने के लिए उन्हें बाई एयर लिफ्ट होना है, जी जिसने बाई रोड नहीं आना। अच्छा, तो सारे के सारे साइमल्टेनियसली होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसका हाँ, नहीं आहिस्ता नहीं। हम्म, जैसे 5 एयरक्राफ्ट है तो 5 के सारा कुछ आ जाएगा, ओके, साथ ही उसके साथ ही आएगा, हम्म, 1-2 दिन के अंतराल के बाद ये साथ ही साथ अगले 5 है फिर उनकी खेप आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी खेप आती है, जितने भी नंबर्स आते हैं खेप में, उतनों का ही सारा सामान के टूल्स भी होते हैं, जी टूल किट्स भी होती हैं, और बहुत सामान होता है जो साथ में आता है। वो सारा का सारा जो है वो साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस जी उसके मुताबिक आते रहते हैं। तो मैं आगे आपको बताया कि इसके अंदर एक हैमर मिसाइल फिट होने जा रही है, बहुत बड़ी बात बड़ी है। घातक मिसाइल है, ये भारत में बनी है, भारत और के- इसके इसमें इंस्टॉल होने से ये और खतरनाक साबित हो जाएगा। अब ये जो मिसाइल है ये एयर टू ग्राउंड है, जी ये 60 से 70 किलोमीटर तक मार करती है, 60 से 70 किलोमीटर हवा से जमीन। नीचे। तो जहां लग गई ना हम्म, वहां ने ध्वस्त कर देना हर एक चीज। जी और इसमें दूसरी जो मिसाइल लगाने जा रहे हैं वो मैच्योर मिसाइल जो ऑलरेडी लगी हुई है, जी उस मैच्योर मिसाइल की जो खासियत है ये एयर टू एयर है, हवा से हवा से हवा में मार, और 100 किलोमीटर तक ये मार। कहने का मतलब बिल्कुल। अगर बाहर यहाँ से उड़ा हम्म, हमारा हवाई जहाज, जी। इसमें एक और खासियत है जो शायद आप लोगों को ना पता हो, हमारे व्यूअर्स को भी शायद हाँ, ना जानकारी पता के ये लिए। हो, ऐसी बात नहीं है, व्यूअर्स बहुत जागरूक है, उनको सब बातों का पता होता जी। है, हो सकता है जितनी बातें मैं कहीं वो सब पहले से नहीं नहीं जानते हैं। बताइए आप, इसीलिए लेकिन उसमें ये है कि इस एयरक्राफ्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल जी क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, अच्छा, इधर से ही इतनी, इधर से ही सारा काम कर देगा। तभी कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए, छूट रहे हैं, और जिसको बिल्कुल लाइन ठीक बात ऑफ है। कंट्रोल भी क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो एयर टू एयर मिसाइल है जो 100 100 किलोमीटर है, हाँ जी जी ठीक है ना जी। अब मान लीजिए हमारे एलओसी से ये 50 किलोमीटर तक खड़ा हो जाए, जी, वहीं या से वहाँ पर खड़ा तो नहीं हो सकता हवा में, हाँ, हाँ। वहाँ पर मैन्यूवरिंग करता रहे, वहीं से वहाँ कर, से हाँ। ही ये मिसाइल छोड़े, तो जो दुश्मन के जहाज आ रहे हैं भारतीय सीमा उनको की, वहीं रोक लेगा ये। भारतीय सीमा की, और जो भी दुश्मन के जहाज आ रहे हैं जी उनको वहीं नष्ट कर सकता है हवा में। हम्म, तो एक ये जो मिसाइल है मैच्योर मिसाइल, जी। ये 100 किलोमीटर की मार करती है,
ठीक है जी। और एक इसमें है स्काल्प मिसाइल जी, SCALP, हाँ जी, स्काल्प मिसाइल, ये एयर टू ग्राउंड है। जी, ये 300 किलोमीटर की रेंज है। क्या बात है। अभी आप कह रहे थे ना कि वो 290 या हाँ जी, 270 260 किलोमीटर है, वो 300 किलोमीटर है। लाहौर अगर का- ये अमृतसर पहुंच जाए जी, जहाज, हम्म, ये वहीं से धुआं निकाल देगा। बहुत बड़ी बात है। जैसा हमारे एक्सपर्ट, हमारे आज के जसमेर जी ये बात हमें बता रहे हैं, हमें मालूम नहीं थी, क्योंकि टेक्निकल बातें होती हैं, क्योंकि आप इसके धरातल से जुड़े रहे हो एयरफोर्स के, और एयरफोर्स की आप हर एक चीज़ को बारीकी से जानते हो। और इससे पहले कि नामिका आपसे कुछ पूछ रही है, मैं आपसे एक सवाल करूं कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारे व्यूअर्स ने कहा कि अम्बाला का जो है, अम्बाला में अगर जैसे जुगवार भी सबसे पहले अम्बाला की ही पावन धरती पे आया था, माँ अंबिका देवी का आशीर्वाद प्राप्त है अम्बाला को, संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त है। अम्बाला की पवित्र धरती है, और ये अम्बाला को एक अम्बाला के लोगों को ये मान प्राप्त है। और हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए, जैसा मैंने अपनी एक हिस्ट्री ऑफ अम्बाला में भी लिखा जी, था, जी, जी। 1935-36 में ये जो हमारा एरोड्रम है, या इसको हम हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं, इसकी 1935 में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। क्योंकि आपको इसके बारे में सारी नॉलेज है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, उसके बाद नामिका जी आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी। देखिए, अम्बाला मैं जैसे कह चुका हूँ कि सामरिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन है। और व्यूअर्स की जानकारी के लिए भी कि मेरा अहोभाग्य रहा है कि सन 1980 से लेकर 30 अप्रैल 1984 तक मुझे एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला कैंट में ही सेवा करने का मौका मिला। मैंने यहाँ पर Su-7 जो कि रशियन एयरक्राफ्ट है जी, उसमें भी, स्क्वाड्रन में भी काम किया। फिर MiG-21 बहुत बढ़िया, काफ़ी देर तक रहे जी। और मैंने स्पेशलाइजेशन करी। MiG-21 भी इंडिया की शान रहा है अपने जी। समय में। अब वेल तो चलो हम कह गए बूढ़ा हो गया। MiG-21 की मैंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, स्पेशल कोर्स किया हुआ है इसके लिए। बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो उसके अच्छा था, उस पर काम करना, अच्छी समझ थी, और क्योंकि एयरफोर्स सबको सिखा देते हैं। जी, दूसरा 4 साल तक यहाँ रहे, जहाँ पहले पायलट्स को ट्रेन करने का भी सबसे पहले हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान। मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि हमारे यहाँ- एक्सपर्ट इसकी पूरी जानकारी दें, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर आपके अम्बाला में रहा था, जी। इसके बारे में जानकारी। तो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि जहाँ पीले जहाज बहुत घूमा करते थे, जी, वो पीले जहाज थे हार्वर्ड एयरक्राफ्ट, HARVARD, जी, हार्वर्ड एयरक्राफ्ट, जी। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन जहाज था वो, उसने बम्बार्डमेंट करने का भी काम किया था। जी, तो फिर वो जहाज जो है वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। 2 सीटर थे वो, एक सीट आगे एक सीट पीछे, जी, बिल्कुल ठीक। सिखाने के लिए। फिर यहाँ कुछ देर रहने के बाद वो जोधपुर शिफ्ट हो गया, जी, ट्रेनिंग सेंटर, जी, उसको एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहते हैं जी। उस एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में मैं 1969 से लेकर जी, 1971 तक था। बहुत बढ़िया। कई पायलट्स वहाँ ट्रेनिंग लिए हमारे देख रेख में। और उसके बाद उसी जो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है, वो पूरे की पूरी यूनिट वहाँ से मूव करके एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद से मेरा कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले उसका जन्मदाता, अगर जन्म दिया पायलटों को आज़ाद हिंदुस्तान में, सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग आपके अम्बाला में शुरू हुई थी। अम्बाला वासियों के लिए बहुत एक खुशी की भी बात है। जिनको ये जानकारी नहीं है उनके लिए वकील साहब, अपना एक्सपर्ट हमारे जसमेर जी, प्लीज़ एक बार दोबारा बताएंगे जो आपने भी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए हार्वर्ड एयरक्राफ्ट्स में, क्योंकि हार्वर्ड एयरक्राफ्ट्स यहाँ भी ट्रेनिंग देते रहे, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में भी ट्रेनिंग देते रहे, और एयरफोर्स अकेडमी भी ट्रेनिंग देते रहे। उसके बाद वो किरण एयरक्राफ्ट से रिप्लेस हुए। जी, किरण एयरक्राफ्ट जी, लेकिन मैं वहाँ 1974 तक था। जी,
एयरफोर्स अकेडमी में, जोधपुर या हैदराबाद एयरफोर्स अकेडमी। हाँ जी। यहाँ मैं 1970 तक था जी। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में। यहाँ भी उन्हें एयरक्राफ्ट द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके पश्चात पूरी यूनिट मूव करके वहाँ चले गई थी, तो वहाँ भी 1974 या 75 तक इन्हीं एयरक्राफ्ट द्वारा ट्रेनिंग देगी। उसके बाद फिर एयरक्राफ्ट रिप्लेस कर दिए। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941-42 के बने हुए थे, तो इनके पार्ट्स मिलने मुश्किल हो गए थे, लेकिन उसको हम मदर एयरक्राफ्ट कहा करते थे क्योंकि ये टूट जाता था, फूट जाता था, लेकिन जो इसमें ट्रेनिंग लेता था ना, उसको कुछ होना नहीं था। बहुत बढ़िया जहाज। अनामिका जी, आप सर अभी जबकि भारत को, हमारे देश को एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है, तो अभी ट्रेनिंग की बात है। अभी राफेल पहुंच चुके हैं और इसके बाद ट्रेनिंग की भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। नीचे मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बता दूं, जैसे मैं आपको अभी कह चुका हूं कि इंडियन पायलट्स आर द बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड। जी। राफेल क्या है जी, इसको तो 1 घंटे में सीख लेंगे हमारे पास। जी, मैं बता रहा हूँ आपसे जी, ये सच्चाई है कि मैं तो वहाँ रहा हुआ। जी। हमारे जो पायलट है ना, बड़े परिश्रमी, बड़े मिट्टी हैं, उनको जो फ्लाइंग टेक्निक है ना, बहुत सुपर है उनके पास। लीजिए मैं आपको आज के आपके माध्यम से एक बात बता दूं आज जी, कि जब नेट एयरक्राफ्ट भारत में आ गया, अब इंग्लैंड वाले ने सोचा है जिस एयरक्राफ्ट को हम नकार चुके हैं, वहां उसने 1971 की वार जीत ली। जी, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा किया क्या उन्होंने जी? तो वहां का एक डेलीगेशन जी, जिसमें इंजीनियर्स भी थे, जिसमें पायलट्स भी थे, वो भारत आए। जी। एयरफोर्स स्टेशन का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि कुछ सुरक्षा की सीक्रेट्स होते हैं। जी, ठीक करें। वो वहाँ आए, तो वहाँ उन्होंने कहा भी हम आपके पायलट्स को इस एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ टिप्स देना चाहते हैं। जी। हमारे पायलट्स जी, जैसे कि हमारे देश का बनाया हुआ जहाज है, हमें इसकी भरपूर जानकारी है, तो आप लोगों ने इसको कामयाब कर लिया है, तो हम टिप्स देना चाहते हैं। तो हमारे एक स्क्वाड्रन लीडर चीमा जी होते हैं जी, वो कहते हैं ठीक है सर, आप एटीसी में, एटीसी को होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जी, जहाँ से पूरे एयरक्राफ्ट की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल की जाती है। जी सर। एटीसी बोलते हैं। फिर जब आप एटीसी में बैठ जाइए, तो स्क्वाड्रन चीमा ने कहा जी ऐसा है कि मैं पहले आपको अपना दिखा दूँ जी, उसके बाद आप बता। उसमें कोई कमी हो आप हमें सिखा देना। जी। चीमा साहब एयरक्राफ्ट लेकर उड़ गए। जी सर। और जाके उन्होंने ऊपर एरोबैटिक्स करने शुरू किए। ओके। बहुत एरोबैटिक्स किए और अंत में जिस कारण वो जहाज रिजेक्ट हुआ था वो था स्पिनिंग, घूमता हुआ जमीन में घुस जाना। उस पायलट ने क्या किया, उस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सीधा ऊपर जाके जहाज को वहां से डाइव मारा। जी। अब वो एयरक्राफ्ट डाइव घूमता हुआ नीचे की पूरे टावर के ऊपर आ गया। और वो जो डेलीगेशन इंग्लैंड से आया होता वो टावर से बाहर निकल के भागा कि स्पिन हैज कम इन द ऑटोमेटिक स्पिन, ये जमीन में घुसने जा रहा है। भागी वहां से वो जी। अभी 100 मीटर ऊपर था, उसने जहाज को फेंक दिया। फिर उसने जाके रनवे के उतारा और रनवे के सेंटर में खड़ा कर जी, और एकदम से उनके टेक्नीशियन को बुलाया कि जी ब्रेक टेम्परेचर चेक कर लीजिए कितना जी, क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के समय तो उसका एक टेम्परेचर होता है, वो मेंटेन करना ठीक। अगर हमने ज़्यादा ब्रेक लगा दिए तो वो फूक जाते हैं ब्रेक। अब ब्रेक टेम्परेचर बिल्कुल विद इन लिमिट था, बिल्कुल ओके था और सेंटर में खड़ा किया। ये नहीं तो पूरी उड़ान भरते हैं ना, तो पूरे अंत तक ठीक सर, रनवे के पूरे अंत पे जाके रुकता है। जी जी जी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये हमने आपको दिखा दिया, अगर आप इसे बैठ दिखा सकते हो तो प्लीज दिखा दीजिए। तो हाथ जोड़ कर चले। तो मेरा ये सब आपको कहने का मतलब ये था कि जो हमारे भारत पायलट बहुत निपुण हैं, कि सक्षम है, सक्षम है जी, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सक्षम है। और राफेल को तो वो एक दिन में ही सीख लेंगे। सर कहीं ये भारत के जो ये राफेल आए हैं, जो इनको ये उपलब्धि मिली है, ये पाकिस्तान और चीन के लिए, जो हमारे दुश्मनी देश है, उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी घबराहट बढ़ चुकी है। मैं आपको एक ही बात भी बता के हटता हूँ, जब हम नेट से उनके पसीने निकाल दिए, ये तो राफेल जी,
राफेल तो उससे बहुत आगे है। ठीक जी है। राफेल बहुत आगे है, तो खैर वो नेट से ही पढ़कर उनके पसीने निकल जाते हैं, क्योंकि भारत सरकार मैं क्या कर, मेरी बात सुन रहा हो ना चीन और पाकिस्तान वाले, वो जी। समझ जाएंगे, अरे तुम्हारे तो हमने नेटो से कचूमर निकाल दिया था मेरे यार, ये तो राफेल है। बहुत जी। बड़ी बात है। हमारे जसमेर जी कह रहे हैं, जो कि खुद वायु सेना से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इन्होंने बताया कि जब वो जहाज जो इंग्लैंड ने रिजेक्ट कर दिए थे, उनसे ही वही बात आ जाती है, अगर मैं पंजाबी या हिंदी भाषा का शब्द यूज करूं, जुगाड़। जी उन अरे जहाजों जुगाड़ नहीं सर, हाँ जी, नौ जुगाड़, हाँ उसको थोड़ा क्लियर नौ कीजिए। जुगाड़, उसके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है। जी, तो वो ठीक है। जुगाड़ से ही सेट की। नहीं नहीं, जी, उसको दिमाग से सेट किया, ओके जी। उसमें वैक्यूम क्रिएशन हो जाती थी जी। जो पंप में। ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले नहीं उसको कर पकड़ पाए, नहीं पाए, जो जो हमारे वैक्यूम क्यों क्रिएट हो रहा है वो हमने दूर कर दिया, जी। हमारे इंजीनियर ने दूर कर दिया। चलो ये तो बहुत बड़ी आपने अब बात इसी एयरक्राफ्ट का जो एक और है, इसके अंदर जी, स्पाइस 2000 बम, वो क्या है थोड़ा? स्पाइस 2000 बम है, हम्म, वो मजबूत से मजबूत बंकर को भी तोड़ देता है, जो जमीन में मस्त बंकर कर बनी। देता है। बिल्कुल। जी ये एक स्पेशलिस्ट है, ऊपर से गिरे जी तो ये उसको तोड़ देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है। ठीक है जी। जी। और इसमें ना एक बहुत ही बढ़िया रडार लगा हुआ है इसी के अंदर। इस एयरक्राफ्ट, जी वो है इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार। जी। ये रडार क्या करता वो क्या करता है, उसका क्या है? ये रडार ये करता है, ये 3D मैपिंग करता है। हम्म, अब 3D मैपिंग तो जानते हैं, जी सभी जानते हैं। जी जी जी। ये 3D मैपिंग करता है और रियल टाइम में जी। ये दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट को पकड़ लेता है। उसमें आ जाता है। व्हाट इज रियल टाइम? हम्म, इससे पहले वो हमारी LOC पार करके हमारे क्षेत्र में घुसे, जी तो ये हमारा एयरक्राफ्ट इस पर्टिकुलर रडार से, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार बोलते हैं, 3D जी। इमेज के साथ ये उसको पकड़ लेता है, वहीं का वहीं ध्वस्त कर देता है। ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस एयरक्राफ्ट का ये भी है। और दूसरी इसकी क्वालिटी ये है कि 1 मिनट में ये 6000 फुट ऊंचा उठ जाता है, 1 मिनट में। और 6 और किलोमीटर। 1 घंटे में 60,000 मीटर, जी, किलोमीटर, 60,000 फुट, 60,000 फुट। फीट, हम्म, 60,000 फीट ये ऊपर। 1 घंटे में ऊपर चला जाता जी। है। और 55,000 फीट की हाइट से ये बम ड्रॉप कर देता है, बहुत बड़ी बात। 55,000 की हाइट पे से जाके हम्म, बम ड्रॉप कर देता है। हम्म, सो ये सारे इसके फीचर्स हैं जो फिलहाल अवेलेबल हैं। जी बाकी और कई ऐसे फीचर हैं जो कि सामरिक दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से जी। पब्लिक को नहीं बताया जा सकता, बिल्कुल जी। ठीक ना ही बात। वो पब्लिक किए जा रहे हैं। जी जी जी। लेकिन आज के इस पब्लिक डिस्कशन में पब्लिक तो इतने में खुश है, और ख़ास तौर पर हमारे अम्बाला की के राफेल ये जो जहाज हैं, इनकी पहली खेप अम्बाला की पवित्र धरती पे आई है आई चुकी, और आ चुकी इससे है। हमारी सामरिक शक्ति में इजाफा हुआ है। इसमें मॉरल बूस्ट जिसे हम कहते हैं कि अभी पाकिस्तान या जैसे चीन। मॉरल पोस्ट तो देखिए हमारा वैसे ही बहुत है कि मैं तो एयरपोर्ट से रिटायर्ड हो चुका नहीं, वो तो इसीलिए 3 दिसंबर से लेके जी। 16 दिसंबर 1971 तक, जी। 16 दिसंबर 1971 को हमने युद्ध जीता था। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं वो हमें इतना मालूम है कि 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ना जी। हमने शेव की, ना हमने ब्रश किया, ना हमने अपनी व्रती बदले, हमें कुछ चीज़ याद नहीं थी। एक ही चीज़ याद थी कि कैसे दुश्मन को आगे हम निस्तरबूद करते हैं, ये जज्बा था, आज भी वो याद आता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले नामिका आपसे अगला सवाल जी। पूछें, मैं ही आपसे एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मॉरल बूस्ट की बात की, जज्बे की बात की, आपने कहा कि 6 दिसंबर से आप 3 दिसंबर हाँ 16 दिसंबर 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जो 14 दिन की वार हुई थी, जिसके अंदर अम्बाला में भी कुछ बम गिरे थे, और वो प्रभु का शुक्र है कि वो इतनी तबाही यहाँ नहीं पा सके। उसके बारे कुछ जानकारी देंगे, जो यादें आपको हैं, जो सर, मैं एक आपके बात फेस बताऊं? पे जो हाँ, जज्बा आ रहा है, वो मैं बताइए हमारे मैं व्यूअर्स आपको को। एक बात बताऊं जी कि जब युद्ध होता है ना, जी हर भारतीय में
जी जोश कूट कूट के भरा होता है। जी जी जब ये युद्ध हुआ है 1965 का युद्ध जी हमने देखा, हम्म, 1971 का युद्ध देखा, जी 99 का कारगिल युद्ध देखा। बिल्कुल ठीक है, जितने भी युद्ध हुए तो एक अनुभव हुआ जी कि जब युद्ध होता है ना, जी ना तो यहाँ कोई हिंदू होता है, ना यहाँ कोई मुसलमान होता है, ना यहाँ कोई सिख होता है, ना कोई ईसाई होता है, बहुत बड़ी बात ना है। कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई जी। क्षत्रिय होता है, ना कोई वैश्य होता है, ना कोई शूद्र होता है। जी यहाँ कोई वर्ग का नहीं होता, जी केवल और केवल हिंदुस्तानी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। ये जो जज्बा है ना भारत के हम्म, मानसिकता में, हम्म, हमारे मानसिक पटल पे, जी ये जो जज्बा है ये हमें कभी भी हारने नहीं देगा। जी हम राजनीतिक कारणों के कारण के लिए और कारणों के कारण भले आपस में कभी कभार बढ़ जाते हैं, जी लेकिन जब देश की सुरक्षा का प्रश्न होता है हम सब एक मंच पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। हम केवल भारतीय होते हैं। उसके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ जी कि जब 3 दिसंबर 1971 को युद्ध होना था, जी जी सर, मालूम नहीं था कि 3 दिसंबर 1971 जी। को जो पाकिस्तान है वो इजराइल नीति के साथ भारत पे आक्रमण करने वाला है। जी आपने पूछा नहीं इजराइल नीति क्या है, जी पूछिए। जी इजराइल नीति से वो अब भारत का करने वाला है। इजराइल नीति, इजराइल सामरिक नीति। जी एक हमारे व्यूअर्स और पूछ रहे हैं, मैं वो साथ ही उनका भी ले लूं क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं। एक हमारे ललित बंसल जी जो ये पूछ रहे हैं आपसे, चीन पाकिस्तान अब ईरान की तिकड़ी कर रही है, भारत को नेपाल भूटान बांग्लादेश को संभाल कर रखना पड़ेगा, क्या आप इससे सहमत रखते हैं क्या जी? कि जैसे दूसरे कंट्री हैं चीन पाकिस्तान वो भी अपने हिसाब से लगे हुए हैं तिकड़म लड़ाने के लिए, इनका ही देखो कहना है। ऐसा होता है, हम्म, दो पहलवान जब लड़ते हैं ना, जो पहलवान अपने आप को कमजोर अनुभव करने लग जाता है मल्ल युद्ध में, जी जी तो फिर वो फाउल प्ले करता है। हम्म, कहीं चपोटे काटेगा, जी कहीं दांत काटेगा, जी जी कहीं आंखों में मट्टी डालेगा, जी हम्म, क्योंकि वो वैसे तो उसको परास्त करना की कुवत नहीं रखता अपने अपोनेंट को। जी तो फिर वो ना ऐसी क्या छोटी छोटी बोलते हैं, हरकतें हाँ, ये करना शुरू कर देता है। जी तो ये हमारे लिए एक फखर की बात है जी अच्छी बात कि है। भारतीय शक्ति से वो इतना घबरा चुके हैं तो वो उन छोटे मोटे चीजों देशों को लेके तो पीठ पीछे दुश्मन याद वो कर कर रहे रहे हैं, हैं। इसका ये हुआ जी पीठ पीछे भी वो हार दुश्मन मान आपको चुके हैं, हार मान। वो हार मान एक चीज और वकील साहब आपने बात की कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में मिलके, अभी चीन का ये जो उदाहरण आपके साथ सामने है कि जो हमारे 20 शहीद हुए जांबाज रणबांकुरे, पूरे हिंदुस्तान में जोश देखने वाला था, उसमें भी सभी जाति सभी धर्म के लोग शहीद हुए और भारत माँ के लाल ये जाति जैसे ये धर्म ये तो हम लोगों ने बनाया है, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, सिद्धि के लिए बनाए हैं। अदरवाइज सभी भारतीय हैं, जी सभी हिंदुस्तानी हैं, और और हमें हमें मर मिटने का जज्बा है हिंदुस्तान के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए। चलो। एक चलते चलते हमारे व्यूअर्स ये पूछना चाहेंगे कि वो बात आपने बीच में छोड़ दी कि हमने जज्बे की बात आपने देखा था, हमारे एक व्यूअर्स लिख रहे हैं जो गिरजाघर अंबाला कैंप पे जी। ये बम गिरा, ये इसके बारे थोड़ी आपको जानकारी जरूर जी हाँ, ऐसा है ये कि गलती से हुआ कैसे हुआ? ये मैंने जो है, मैं इसका चश्मदीद गवाह तो नहीं कहूँगा, मेरे सामने बम गिरा है, लेकिन मैंने बम गिरते हुए की आवाज़ जरूर सुनी। जी ये क्या था कि शेर काट का मैं नाम भूल रहा हूँ, 4 बम लोड करके आए थे। जी जी तो पहला बम उसने गिराया मिलिट्री हॉस्पिटल, जी ठीक है। दूसरा बम गिराया उसने डेयरी फार्म के खुले मैदान। जी तीसरा बम गिराया उसने मॉडल टाउन के सरपुर रोड पे। जी जी चौथा बम उसने गिराया एक कोठी पे जी सरपुर रोड के पास। जी। 4 बम गिरा के खाली करके वो नसीरपुर के ऊपर से, गांव के ऊपर से होता हुआ चला गया। रात की बात है, चांद निकला हुआ था, जी ठीक है। तो ये
उसने कैसे गिराए कि जो हमारा एयरफोर्स स्टेशन जी अम्बाला कैंट, जी उसका जो रनवे बिल्कुल, इनफैक्ट वो उसको ध्वस्त करना चाहता है। वो रनवे समझे, वो यही मान लें। जो डेयरी फार्म रोड है वो उसके पैरेलल है, जी, वो दोनों साथ साथ जैसे। पैरेलल है। जी ऊपर से वो मैपिंग नहीं, क्योंकि वो वहाँ के जो पायलट है ना, जी तो उनको जहाज सैब ने जब उड़ाया, उनको उड़ाना सिखा दिया कैसे उड़ाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उतारना ही सिखा दो, कहता है इंडियन पायलट आप मैप उतार लेंगे तुम्हें, जी क्योंकि वहाँ के पायलट ऐसे हैं, वो अहम मुकाबला करेंगे पाकिस्तान तो वो इसको रनवे समझ गए ना, एयरक्राफ्ट लैंड करता है जी जी, उस पर बम एक सीरीज में गिराते हुए चल रहा है। अपने हिसाब से वो काम कर गए। यही कहेंगे जी। ये कह सकते हो या ये जी। कह लो मूर्खता है उनकी, मूर्खता क्या कह लो जी, बल्कि सब अनट्रेंड थे जी तो वो मैं आपसे एक बात बीच में कह रहा था कि 3 दिसंबर को इजराइल नीति के सामरिक नीति के मुताबिक वो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। जी, इजराइल की क्या नीति है कि दुश्मन के जितने भी ठिकाने हैं सब पे एक उनको साथ। एक ही साथ बम्बार्डमेंट कर दो, ठीक, संभलने का टाइम ना दो। उनको समझने का है। जी तो पाकिस्तान ने सोचा शायद हम इतने सक्षम हैं कि हम ये ऐसा कर लेंगे। जी तो उन्होंने ये युद्ध करना था संध्या काल, जी आगरा तक उनका टारगेट, जी सैबर एयरक्राफ्ट की मार्क शक्ति जब काफी लंबी, तो आगरा तक उनका मार करना है। हमारे एयरफोर्स जी। अपने एयरफोर्स स्टेशन हैं, वहाँ हमको तय करने का वो था, पूरा प्लानिंग थी। हमें 19 मिनट पहले खबर मिलती है, जी बड़े ध्यान से सुनना, जी ये एयर अटैक होने वाला है। जी अब उस 19 मिनट्स में क्या हुआ, उस 19 मिनट्स के अंदर जितने एयरक्राफ्ट अनयूज्ड थे उनको उन संभालना सबको धक्का मारकर हैंगर्स में पहुंचा दिया। संभालना था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ताकि बाहर कोई नजर ना आए। तो जो एयरक्राफ्ट रेडी थे जी उनमें बाउंस फिट हुए, जी रॉकेट्स फिट हुए, स्ट्रैफिक के लिए उनमें बुलेट्स फिट हुए। जी ठीक है, और 17 मिनट के अंदर वो हवा में थे। बिल्कुल मुकाबला करने के लिए सिर्फ 17 मिनट इतने काम के लिए हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने कोई फिल्म भी इतना चमत्कार नहीं दिखा सकती जितना हमारे मैंने अपनी आंखों के सामने इस काम को होते हुए देखा। जाबाजों ने और हमने उसको पाकिस्तान के अड्डे पे रोका। बिल्कुल हिंदुस्तान के रन बांकरों ने कमाल कर दिया। कहने का मतलब है कि देखिए हमारे पायलट्स को कोई सानी नहीं है जी, हमारी थल सेना को कोई सानी नहीं है जी, हमारी जल सेना को कोई सानी नहीं है और हमारे जज्बे का कोई सानी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो कोई भी दुश्मन कोई भी ताकत का हो जो भारत के गुलाम को उठा नहीं दे सकता। राफेल से आज हमें एक आत्मविश्वास और हमारे सर एक हुआ है। हाँ, कुछ यही सवाल हमारे जो व्यूअर हैं वो कर रहे हैं कि जो जब बमबारी की जाती है ऊपर से तो वो कितनी हाइट से की जाती है? ये हर एक डिफरेंट एयरक्राफ्ट की अपनी अपनी क्षमता है जी, कोई कितनी हाइट से करता है जी, कोई कितनी हाइट से करता है। जैसे ये इसमें 55,000 फीट की हाइट से करता है, जी, कोई 1,000 फीट की हाइट से करेगा, जी, कोई 3। इट डिपेंड फ्रॉम एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट। जी, फिर उसकी जो मैपिंग है उसकी जो वो रडार क्षमता है जी। वो कितनी उसके अंदर। चलो सर, ये तो एक बहुत खुशी की पल है अम्बाला के लिए भी, पूरे हिंदुस्तान के लिए कि राफेल जहाज हिंदुस्तान में अम्बाला की पावन धरती पे पहुंच चुके हैं। और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान या चाइना की बात करें, उनको घबराहट हो चुकी है, पसीने आ चुके हैं, ऐसा मानना है। चलो देखते हैं। और एक चीज़ और सर, ये तो रही राफेल की बात, अंत में हमारी अनामिका आपसे बात करेंगे, उससे पहले हमारे व्यूअर्स ये हम थोड़ा सा अम्बाला के ये एयरफोर्स स्टेशन के बारे, जैसे हमने बात की 1935-36 में ये इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद अम्बाला के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका विस्तार किया था। ये 1954-55 के करीब इसका पूरा विस्तार हुआ था। और 1962 की लड़ाई से पहले
हमारे व्यूज़ की जानकारी के लिए कि जब चाइना से लड़ाई हुई उससे पहले चौ एन लाई जो उनके राष्ट्रपति थे, जैसे अब उनके राष्ट्रपति चक्कर लगा कर गए या हमारे नेता वहाँ जाते हैं, इस तरह चौ एन लाई आए थे अम्बाला के खड़गा ग्राउंड के अंदर 1962 से पहले, 1961 की ये बात है। तो उनका जहाज भी इसी अम्बाला के एयरफोर्स स्टेशन पर जब उतरा था, और बुजुर्ग बताते हैं, लोग बताते हैं कि उस वक्त तो इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। मैं उसमें गया था। हाँ, आपको कुछ याद है, इसीलिए मैं बात खुद गया था। ये हमारे फादर साहब बताया करते थे, तो आप बताएंगे इसके बारे में कुछ जानकारी थोड़ी हमारे व्यूज के लिए। वो तो एक संदेश ले गए भी हिंदू चीनी भाई भाई हैं। नहीं, मैं एयरफोर्स स्टेशन की जो मेन बात कर रहा था। हाँ जी, हाँ बात बताइए आप। हम एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तो नहीं जा पाए जी हाँ जी, लेकिन जब बाहर से प्रोग्राम था उसमें सम्मिलित हुए थे, तो एयरफोर्स स्टेशन जैसा था वैसा ही आज है। बिल्कुल ठीक है, रनवे बड़े हैं और बंकर वगैरह, तो चलो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पे इतनी बातें नहीं बढ़ाई गई है। जी जी जी, आगे बढ़ाई गई है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनने की कोशिश है, सिविल एविएशन की जी, उसके लिए भूमि अधिग्रहण भी किए जाने की कोशिश हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, 7 लाख के गाँव की जमीन, गरनाला बरनाला जो जी हाँ उस एरिया की जमीन, जी जी जी, ताकि यहाँ पर जो है वो आम जनता के लिए एरोड्रम भी बन सके। जी, उसके लिए हमारे अनिल विज जी जो अम्बाला कैंट के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और वो भी बहुत कोशिश उन्होंने भी की। जी हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो ये अम्बाला वासियों के लिए जी एक बहुत बड़ी बात, व्यापारिक दृष्टि से भी और वैसे भी अच्छी बात होगी अगर यहाँ बन जाता है जी। तो आज के संदर्भ में मैं आपसे अंत में एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि ये जो आजकल का युद्ध करने की नीति है जी सर, पहले समय में और आज के समय में बहुत अंतर है जी। इस एयरक्राफ्ट में एटॉमिक वेपन्स ले जाने की भी क्षमता है आपके राफेल में। हाँ जी, परमाणु हथियार भी इसमें राफेल में जा सकते में जा सकते हैं जी, है जा सकते हैं, है इसमें परमाणु हथियार जी, भी जरूरत पड़ने पर वो भी इस्तेमाल किए जा जा सकते हैं। इसलिए इसकी सामरिक क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। जी दुश्मन बड़ा सोच समझ के ही भारत पे आक्रमण करेगा। जी, जो युद्ध कौशल में जो परिवर्तन आया है वो ये परिवर्तन आया है कि जो भारतीय को, तो मेरे ज़माने में 71 की बात कर रहा हूँ, भारतीय वायुसेना जो है वो दुश्मन की जो सीमाएं हैं जी, उनके अंदर घुसकर बम्बार्डमेंट करती है। जितने भी वहाँ पर दुश्मन की सेना होती है, बंकर होते हैं, उनका असला होता है, उसको नष्ट कर दो जी, तो एक मैदान साफ हो जाता है। तो हमारी जो थल सेना है आर्मी तो आगे बढ़ जाती है, उन्हें रास्ता मिल ठीक आगे बढ़ जाती है, फिर आगे ध्वस्त कर देते हैं, फिर आगे जी। बढ़ते हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना का जो रोल है जी, बहुत अहम हो गया है। और भारतीय वायुसेना की जितनी बड़ी ताकत हमारी थल सेना उतनी ही अधिक शक्ति से आगे बढ़ती है। दो हाथ कर जी, तो भारतीय वायुसेना की जो रोल है आज के इस युग में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। और उसके चलते जी, उसमें जितने भी विमान हैं जी। वो सोफिस्टिकेटेड विमान होने चाहिए, आधुनिक विमान होने चाहिए। और बाकी जो हमारे, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, हमारे भारतीय पायलट्स की क्षमता जी, कौशल है वो सर्वोपरि है पूरे भारत, पूरे विश्व में। तो उसके चलते हमारी भारतीय वायुसेना की जो मजबूती है वो बरकरार है। बहुत बढ़िया। हमारे आज जसमेर जी ने जो वायुसेना के भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात अम्बाला वासियों के लिए गर्व की बात है कि जसमेर चंद जी बेस्ट कैडेट, जो इनका बेस्ट ट्रेनिंग के अंदर जो टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर पूरे हिंदुस्तान में
बेस्ट सोल्जर का इनको जो ट्रेनिंग दौरान अवार्ड मिला है, जो अंबाला के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है। अनामिका जी आज इतना हमें जानकारी हमारे जसमेर जी ने दी एयरफोर्स के बारे, और एयरफोर्स के जो स्टेशन अंबाला का है इसके बारे भी, जैसे 1935-36 में इसका निर्माण हुआ था अंग्रेजों के टाइम। उसके बाद 1947 के बाद हमारे माननीय पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने इसका विस्तार कराया था। समय समय पर इसका विस्तार होता रहा, और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय अंबाला को ये और गिफ्ट मिलने जा रही है। जैसा हमें बताया कि यहाँ पे जो स्टेशन है ये हमारा एरोप्लेन्स का, इसको आप बता रहे थे, दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ, यहाँ सिविल एविएशन यानी कि एरोड्रम भी बन जाए। हाँ जी, हाँ जी, आम पब्लिक के लिए सिविल एविएशंस का यहाँ पे एरोड्रम बनने जा रहा है। यहाँ से आप लोकल फ्लाइट्स, जैसे आपने दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, मे भी वो तो सरकार ही कर पाएगी कि कहाँ कहाँ से यहाँ उड़ाने जाती हैं। इसमें हमारे अनिल विज जी जो हमारे कैंट के विधायक हैं, वह हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए हम अनिल विज जी को भी सल्यूट करते हैं, अंबाला के सभी विधायकों को, जिला के सभी विधायकों को सल्यूट करते हैं, एमपी साहब को भी हम सल्यूट करते हैं। खास तौर पे हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी सल्यूट करते हैं कि उन्होंने अंबाला का ये जो सबसे पुराना स्टेशन है हमारे एयरफोर्स का, उसकी ओर ध्यान दिया, और लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए यहाँ पे एक एरोड्रम भी बनने जा रहा है पब्लिक के लिए। और यहाँ रफेल्स जो सबसे पहले अंबाला की पावन धरती पर आए, इसके लिए हम सभी का, अंबाला वासियों का सर गर्व से और ऊंचा हुआ इस एरोप्लेन यहाँ आने से। और हम जसमेर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अनामिका आपने प्रोग्राम सारा किया, आप 1 मिनट क्या बात करेंगे फिर जसमेर? सर मेरा एक आखिरी सवाल है। कल देर शाम प्रशासन की ओर से कई गांवों में, आसपास के गांवों में 144 धारा लगा दी गई थी और फोटो और वीडियो पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं अंबाला वासियों का भी सवाल है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब सुरक्षा की दृष्टि से होता है जी। देखिए, कोई भी सेना का अड्डा हो जी, वहाँ फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है जी, क्योंकि दुश्मन के हाथ ये वायरल हो जाए जी, तो खतरनाक हो जाती है जी। इसलिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी किसी भी सैनिक क्षेत्र में वर्जित है जी। 144 दफ़ा इसलिए लगाई गई जी, ताकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। जी, ठीक है ना जी? और उस भीड़ भाड़ में कोई दुश्मन ना जी, आ जाए, कहीं इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए, जी। उसको अवॉइड करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सब किया गया है, और ये जरूरी भी है, ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और अब जैसे जसमेर जी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी था, जो एक अच्छा कदम था, हम इसका भी स्वागत करते हैं। और हमने, हमारी टीम ने पूरा एहतियात बरता, क्योंकि वहाँ हमने देखा वकील अपना जसमेर जी फिल्मों से, क्योंकि आप अधिवक्ता हो रिटायरमेंट के बाद आप, और हमने देखा वहाँ पे कुछ और चैनल दिखा भी रहे थे, शायद पुलिस ने कैसे उनको इजाज़त दी ये तो प्रशासन ही बताएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो चैनल जो है वो अधिकृत थे, जो भी था, दूरदर्शन की तरफ से। हाँ, दूरदर्शन, भारतीय दूरदर्शन की तरफ से आगे उसकी बाइट्स दी जा सकती हैं, जो हम दिखाएंगे। और हाँ जी, और कोई एंट्री नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कहा अनामिका जी। हमारा ये प्रोग्राम जैसे आज लाइव हमने दिखाया, हमारे शिल्पी जो फील्ड में वर्क करती हैं उन्होंने दिखाया, हमारे एक साथी हैं अरविंद सूरी जी, जिन्होंने स्पेशल फोटोग्राफ भेजी, जो समय समय पर हम आपको दिखाते रहे। इसी तरह हमारे यूज़र कोहली हैं, वो भी फील्ड से इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे। आप लोगों ने जो हमारे पास ये कहा था कि रफेल के बारे जानकार को लेकर आइए, और हमारे ख़ास तौर पर जेपी मेहता जी जो खुद एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि वालिया जी ये प्रोग्राम ज़रूर रखना। और हमने जसमेर जी से रिक्वेस्ट की अपने कीमती समय में से, क्योंकि जसमेर जी का भी समय बहुत कीमती है, क्योंकि अंबाला के लीडिंग एडवोकेट हैं
और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मोस्टली केस हाई कोर्ट में भी ये देखने जाते हैं। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर आज इन्होंने इतना समय निकाला। जसमेर जी, ये तो आपका अपना चैनल है, इसलिए मैं तो जब ज़रूरत पड़े हम आपकी सेवाएं ले लेते हैं। आपका ये बड़प्पन है और ये अम्बाला वासियों का अपना ही चैनल है। और इससे पहले कि हम विदा लें, एक अंत में आप क्या संदेश अम्बाला वासियों को राफेल के इस पवित्र धरती पे जो आए हैं इसके बारे? बस जैसे कि भारत की सुरक्षा की बात चल रही है, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भारत को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सेनाओं का जो योगदान है या हमारी सेनाओं की जो कर्तव्य हैं वो तो सेनाएं पूरा कर ही रही हैं। लेकिन हम जितने भी भारतवासी हैं वे सभी एकजुट होकर अनेकताओं में एकता का परिचय देते हुए केवल एक ही लक्ष्य के साथ एकजुट होकर रहें कि हमारा भारत अक्षुण्ण रहे, हमारे भारत की ओर कोई भी किसी कुदृष्टि से ना देख पाए, किसी भी दुश्मन की हमारे भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत भी ना हो, और उसको ये पता हो सामरिक शक्ति के साथ साथ भारत की जो जनता है वो इतनी मजबूत है, इतनी एकजुट है, इतनी शक्तिशाली है कि अगर हमने भारत की ओर आंख उठा ली तो हमें सब मिलकर निष्प्रभुत कर देंगे। इसलिए नेशनल इंटरेस्ट में हमें अपने सारे भेदभाव भूलकर एकजुट एक ही प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए और केवल भारतीयता के साथ इनमें जीना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ आज इस एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया तेतुंजर वालिया जी और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने व्यूअर से रूबरू होकर ये कुछ बातें बता सकूँ। धन्यवाद जसमेर जी, ये तो आपका अपना चैनल है, आपका बड़प्पन है, आप ये बात कर रहे हो। लास्ट में अनामिका आप जी समय को देखते हुए हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना होगा और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जसमेर सर का और हमारे एमडी तेजेंद्र सिंह वालिया जी का, जिन्होंने हमसे बहुत सी जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की हैं और शायद जसमेर जी ने जिनके बारे में हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, तीनों सेनाओं के बारे में और भी इतिहास के बारे में हमसे पूरी जानकारी शेयर की है। और आपको देशवासियों को और अम्बाला वासियों को इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का अंत करते हैं और अगर आपके और लाइव प्रोग्राम को लेकर या फिर हमारी किसी भी प्रोग्राम को लेकर आपकी कोई राय है, कोई जानकारी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तो और भी जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।